सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब का क्रांतिकारी भाषण 1 जून 1936 को जो बाबा साहब ने दिया था, उसी स्पीच को लेकर हम उपस्थित हुए हैं। और साथ ही साथ हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश इसलिए भी खास होने वाला है क्योंकि आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में पहली बार बाबा साहब राजनीति में कूदने वाले हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। आखिर वो कौन सी शर्तें हैं जो बाबा साहब यहाँ पर समाज को अवगत कराते हुए कहते हैं कि यदि ये शर्तें आपने मान ली तो हम राजनीति में कदम जरूर रखेंगे, लेकिन यदि आप इन शर्तों का पालन नहीं करते हैं, उन शर्तों का पालन नहीं करते हैं, तो हम राजनीति में हमें कोई दिलचस्पी नहीं होगी। तो आखिर वो कौन सी शर्तें हैं जो बाबा साहब ने समाज के समक्ष यहाँ रख दी हैं और राजनीति के मैदान में कूदने वाले हैं। तो आइए आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश को अब हम कंटिन्यू करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो अंत तक वॉच कीजिएगा। अंत में एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हमेशा की भांति प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। आउट ऑफ स्टेशन होने के चलते हम अंबेडकर संदेश का जो बैकग्राउंड है वो नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन अंबेडकर संदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, विषय है। अपनी पार्टी के लायक उम्मीदवार को ही चुनकर विधिमंडल में भेजें, ये बात बाबा साहब कहते हैं। इसी विषय पर फोकस है आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 से लेकर हम उपस्थित हुए हैं, पेज नंबर 511 से 517 तक। दिनांक 1 जून 1936 के दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का राजनीतिक परिषद के सामने भाषण हुआ। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि कल ही धर्म परिवर्तन के बारे में भाषण देते हुए मैंने सामाजिक सुधार पहले या राजनीतिक सुधार पहले इस विषय पर काफ़ी कुछ बताया है। इंसान की और समाज की प्रगति के लिए कई साधनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। कौन सी बात पहले और कौन सी बात उसके बाद करनी है, ये विवाद ऐसे मामलों में बेकार होता है। मैं कह सकता हूं कि अस्पृश्यों को धर्म परिवर्तन की जितनी आवश्यकता है उतनी ही राजनीति की भी। जिस धर्म से धर्मांतरण के बारे में आपकी क्या राय है, ये हमने कल आजमा कर देखा। उसी तरह राजनीति के बारे में आपकी राय आजमाना बहुत ज़रूरी है। हम लोग कहीं बैठकर राजनीतिक विषयों के बारे में चर्चा करें, ऐसा मुझे कई दिनों से लग रहा था, लेकिन इस प्रकार का मौका अब तक उपलब्ध नहीं हो पाया था। आज वह प्राप्त हुआ, इसका मुझे बड़ा संतोष है। राजनीति का विषय कोई आसान विषय नहीं है। आपको सबको ये विषय समझ में आए, इसके लिए मैं अपने विचार आसान शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश करने वाला हूँ। आप में जो भी जनता या कोई अन्य अखबार पढ़ते होंगे, उन्हें पता होगा कि अगले साल में अप्रैल महीने की पहली तारीख को भारत देश में नए सुधार लागू होने वाले हैं। इन सुधारों के संदर्भ में हमारी नीति क्या होनी चाहिए और उन सुधारों से फ़ायदा उठाने के लिए हमें किस तरह का संगठन बनाना होगा, इस विषय पर सोचने विचारने की ज़रूरत है। इन राजनीतिक सुधारों के बारे में भारत के लोगों का जो मत हो सो हो। इस संविधान से भारत देश की हालत ठीक होगी या नहीं होगी, इस बारे में हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। जिन राजकीय सुधारों को लेकर विचार होने वाला है और जिन पर अमल किए जाने की बात चल रही है, वे अधूरी हैं और इसलिए अस्वीकार की जानी चाहिए। कांग्रेस तथा अन्य पक्ष इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। जो लोग इन सुधारों का विरोध करने के बारे में कहते हैं, उनसे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। राज्य की प्रचलित व्यवस्था से भी ये व्यवस्था बुरी है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। इस बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इन नए राजनीतिक सुधारों के कारण देश का बहुत भला नहीं भी हो रहा हो, मगर उन्हें लागू करने से देश की बिल्कुल उन्नति नहीं होगी, ये भी मैं नहीं कह सकता। ये राजनीतिक सुधार अधूरे हैं कहने वालों के मुद्दों से मैं सहमत हूं, लेकिन उस राजनीतिक हालात से जोड़कर देखें तो इनके बारे में जो कुछ लोगों की राय है कि इन सुधारों के कारण हम पिछड़ गए हैं,
तो ये बात मैं नहीं मान सकता। जो लोग ऐसा कहते हैं उन्होंने राजनीति के बारे में अध्ययन नहीं किया हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने भी उन्हीं की तरह थोड़ी बहुत राजनीति पढ़ी है। कुछ लोग कहते हैं कि इस नए संविधान के कारण देश पीछे हट गया है। मैं उनकी बात से भी असहमत हूँ। इतना ही नहीं, मुझे तो प्रामाणिकता से ऐसा लगता है कि भले उन सुधारों में कुछ कमियां हों, लेकिन उनके कारण फिलहाल जो हाल है उनमें निश्चित तौर पर सुधार आने वाला है। इन राजनीतिक सुधारों को स्वीकारना नहीं चाहिए, उन पर अमल नहीं करना चाहिए, ऐसा जो लोग कहते हैं उनसे पूछना पड़ेगा कि अगर आप सुधार नहीं चाहते हैं और आप पूरी आज़ादी चाहते हैं तो उस आज़ादी को पाने के लिए आपके पास क्या साधन है। पूरी आज़ादी पानी हो तो सेना और सामग्री इकट्ठी कर आयरिश लोगों की तरह अंग्रेज सरकार के खिलाफ विद्रोह करना होगा। लेकिन क्या भारत के लोग ये कर सकते हैं? ब्रिटिश साम्राज्य कितना बड़ा है, उनकी सेना सामग्री कितनी अधिक है, ये जब मैं गोलमेज सम्मेलन गया था तब मैंने देखा था। जो लोग सुधार नहीं बल्कि केवल आज़ादी चाहते हैं, उन्हें अंग्रेजों के विस्तृत साम्राज्य के साथ लड़ाई करनी होगी तो इस सामग्री के साथ टक्कर ले सकें ऐसी सामग्री चाहिए, जो पाना कितना कठिन है। इस कारण से कहिए या कि विश्वास है, इसलिए कहिए इस लड़ाई के लिए लोगों ने बिना अत्याचार का मार्ग अपनाया है। वह मार्ग है असहयोग आंदोलन का। यह मार्ग कितना असरदार है इसका अनुभव हाल ही में सबको हो चुका है। हवा से जैसे पेड़ हिलता है उसी तरह अंग्रेज सरकार हिल गई, लेकिन वह पलटकर गिर नहीं गई। कांग्रेस द्वारा ढूंढा गया ये इकलौता इलाज पूरा नहीं पड़ा। अब दोबारा उसी राह को अपनाने में क्या हासिल होगा ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मेरे मत में असहयोग का ये मार्ग बहुत ही विघातक है। उससे अगर सफलता नहीं मिली तो बहुत नुकसान होने की संभावना है। इस अवसर पर मुझे इंग्लैंड के इतिहास में घटी एक कहानी याद आ रही है। फ्रांस में राज्य क्रांति शुरू हुई थी, तब इंग्लैंड में राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए कुछ लोगों ने जोरदार आंदोलन छेड़ा था। ये राजनीतिक अधिकार पाने के लिए जो लोग इंग्लैंड की संसद के साथ लड़ रहे थे, उनमें उग्र मानी गई राजनीतिक पार्टी का नेता था चार्ल्स जेम्स फोक्स। इस पार्टी ने सभी नागरिकों को मतदाता अधिकार दिलाने के लिए जोरदार कोशिश की। उस समय संसद में धनिकों का वर्चस्व था। धनिकों की उस संसद के साथ चार्ल्स जेम्स फोक्स और उसके अनुयायी कड़ाई से झगड़े, लेकिन उसमें उन्हें असफलता ही मिली। एक आखिरी कोशिश के तौर पर उसने तथा उसकी पार्टी के पार्लियामेंट के साथ असहयोग किया। भारत में जिस तरह महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसी तरह इंग्लैंड में भी उस दौरान असहयोग आंदोलन बड़े जोरों से चल रहा था। उग्र पक्ष की नेता थी लेडी पार्टलैंड। इस महिला ने जब सुना कि जेम्स चार्ल्स फोक्स ने संसद से बहिर्गमन किया है, तब उसने उसे अपने घर चाय पीने के लिए बुलाया। फोक्स और उसके सहयोगी जब उस महिला के घर चाय पीने के लिए पहुंचे, तब वे आपस में हो रही बातचीत में अपने असहयोग आंदोलन की सेखी बघाड़ने लगे। उस वक्त उस महिला ने लोगों से जो सवाल किया वह काफ़ी महत्वपूर्ण होने के नाते मैं आपको बता रहा हूँ। उस महिला ने कहा कि मिस्टर चार्ल्स, आपकी असहकारिता से अगर आपका दुश्मन चित हो रहा हो तो आपकी राह सही है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस असहयोग का कोई मतलब नहीं है। प्रतिपक्ष के साथ लड़ाई करने के बजाय अगर आप हार के कारण रोते बैठे और डरपोक की तरह मैदान छोड़कर भाग गए तो आपका दुश्मन आप पर जीत हासिल किए बगैर नहीं रहने वाला, और इसीलिए युद्ध का मैदान छोड़ जाना पागलपन ही है। मुझे लगता है यही समीक्षा कांग्रेस पर भी लागू होती है। हमें 2 राजनीतिक सुधार मिले हैं, वे भले अधूरे हों, उन्हें नकारने की बजाय बगैर उन पर अमल करते हुए हम और भी बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मिले हुए सुधारों के जरिए हम और बहुत कुछ पा सकते हैं। कोई भी बात कानून बने बगैर नहीं पाई जा सकती, इसलिए उसके बारे में कानून बनना ही चाहिए। कम से कम अस्पृश्य लोगों का भविष्य कानून पर ही निर्भर रहने वाला है। इसलिए आपको ये राजनीतिक सुधार स्वीकारना अनिवार्य है। हमारे सामाजिक सुधार कानून बनाकर नहीं होंगे, लेकिन हमारी आर्थिक, शैक्षिक और औद्योगिक उन्नति कानून के जरिए पाई जा सकती है। आपको उन्हीं पर निर्भर रहना होगा। अपनी उन्नति के कानून कैसे बनेंगे ये उस बात पर निर्भर करेगा कि आप विधिमंडल में किस तरह के सदस्यों को चुनकर भेजते हैं। हम जिस तरह के प्रतिनिधि चुनकर भेजेंगे वे हमारे समाज के हित का ख्याल रखने वाले हैं अथवा नहीं, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा।
अपने समाज के हित में विधिमंडल में कानून बनाएंगे, ऐसे ही लोगों को आप चुनकर भेजें। अब तक हमें अंग्रेज सरकार से दाद मांगनी पड़ती थी, लेकिन इस नए कानून के मुताबिक अब अंग्रेज सरकार के हाथ में कुछ नहीं बचा। आप जिन प्रतिनिधियों को चुनकर विधिमंडल भेजेंगे, आपको उन्हीं पर निर्भर रहना होगा। आपको जिन बातों की कमी खलती है, उसे दूर करने के लिए आपको उन्हें मजबूर करना होगा। केवल प्रतिनिधियों को विधिमंडल भेजना काफ़ी नहीं होगा, चुनकर जाने के बाद वे क्या करते हैं, इस पर भी आपको ध्यान रखना होगा। मैं बार बार आपसे कहना चाहूँगा कि आप जिस आदमी को विधिमंडल में भेजेंगे वह काबिल होना चाहिए। आप लोग भोले हैं। ये एक कहेगा ये मेरे गांव का ऐसा महार है, दूसरा कहेगा ये मेरे गांव का रामा महार है, तीसरा कहेगा मेरा शंकर महार है, चुनकर आना चाहिए। आपके मन में इस तरह का अभिमान क्यों होना चाहिए? विधिमंडल में आपका हित कौन करेगा? यही मुख्यतः आपको ध्यान देना होगा। बिना वजह गांव का, तहसील का, जिले का अभिमान छोड़ना होगा। उम्मीदवार को चुनते समय अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो आपके पूरे काम का ही नाश होना तय है। एक और बात जो मुझे आपको बतानी है वह ये कि अकेला आदमी विधिमंडल में कुछ नहीं कर सकता। मैं 1926 साल से मुंबई विधिमंडल में हूँ। मेरे पास थोड़ा बहुत ज्ञान भी है, अनुभव भी है, लेकिन समाज के हित में मैं कोई कार्य नहीं कर पाया। इसकी वजह है मैं और डॉक्टर सोलंकी, हम केवल 2 ही लोग विधिमंडल में हैं और 1-2 लोगों की विधिमंडल में कुछ चलती नहीं। आप जिन प्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं वे एकता से मिलजुल कर संगठित तरीके से कार्य करते हैं या नहीं, ये देखना आपका काम है। पार्टी के अनुसार जो नहीं चलते उन लोगों को चुनकर आपका हित नहीं होगा। उसका केवल बुद्धिमान होना भी काफ़ी नहीं है। उसकी सोच क्या है, उसकी कोई पक्ष भी है इस बारे में, उसका कोई पक्ष भी है, इस बारे में आपको जागरूक रहना होगा। सौभाग्य से हमें 15 सीटें मिली हैं, लेकिन जो 15 जगह हमें मिली हैं वे 15 प्रतिनिधि अगर मिलजुल कर नहीं रहे तो यही मानना होगा कि उन सीटों का एक तरह से बुरा इस्तेमाल होगा। इसलिए हमने जिन प्रतिनिधियों को चुनकर दिया है वे विधिमंडल में एकजुट रहेंगे। इसकी हमें कोई योजना बनानी होगी और वह योजना इस प्रकार होनी चाहिए कि जिसके कारण ये 15 उम्मीदवार 5 सालों तक विधिमंडल में न सिर्फ एकजुट होकर काम करेंगे बल्कि समाज के हित में काम करेंगे। समाज के हिस्से उनका ध्यान बटेगा नहीं। जिन जिन जिलों में अपने लिए सीटें रखी गई हैं उन जिलों में 10-10 लोगों की एक कमेटी बनाई जाए। अलग अलग जिलों में इस तरह कमेटियों की स्थापना हुई तो इन सभी लोगों में से जो भी लायक लोग होंगे उन सब के एक केंद्रीय मंडल का स्थापना करनी होगी और इस केंद्रीय मंडल की ओर से सभी जिलों के प्रतिनिधियों को चुना जाए। तो जो उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहेगा उसे अपनी उम्मीदवारी की अर्जी स्थानीय कमेटी में देनी होगी और वह अर्जी वे अपनी सिफारिश के साथ केंद्रीय मंडल सेंट्रल बोर्ड भेजेंगे, जहां उस अर्जी पर विचार किया जाएगा और किसी उम्मीदवार को चुना जाएगा। आपके सहयोग और संगठन के बगैर ये योजना सफल नहीं हो पाएगी। आपने अगर निश्चय किया है कि हमारे बोर्ड ने जो उम्मीदवार चुनकर दिया है हम उसी को अपना वोट देंगे तो हमें जो 15 जगह मिली हैं उससे अधिक उम्मीदवार हम चुनेंगे। केंद्रीय मंडल जिस उम्मीदवार को चुनेगा उस उम्मीदवार को अपनी पार्टी की सभी शर्तों का पालन करना होगा। मैंने ये शर्तें तय की हैं, आगे चलकर उनको सार्वजनिक किया जाएगा। इस तरह राजनीति में हम बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। देखने में केवल 15 सीटें होने के बावजूद अगर हम एकता के साथ पेश आएंगे तो मुझे यकीन है कि चुनाव के वक्त हम 15 की जगह 45 सदस्य बड़ी आसानी से जिता सकते हैं। आपको इस तरह का मौका मिल रहा है। आपको जो राजनीतिक सत्ता प्राप्त हुई है उसके बारे में भले आप ज़्यादा नहीं जानते हो, लेकिन उच्च वर्ग के लोग उसकी अहमियत जानते हैं। इसीलिए वे आपको परेशान करने का मौका तलाशते रहेंगे। उसमें से भी कौन अपना हितैषी है और कौन हित शत्रु है, इस बारे में आपको सोचना होगा और उसी आधार पर अपना मत देना होगा। उच्च वर्ग के लोग हमारे हित के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम इस तरह से चुनाव में उनकी मदद कर सकते हैं। इस तरह से अपना गुट बड़ा हो सकता है। अस्पृश्यों में कई जातियां समाविष्ट हैं। अस्पृश्यों में महार जाति घर के बड़े भाई की तरह है। इसीलिए सभी जातियों के साथ वे भाईचारे से, अपनत्व से, समता का बर्ताव करें। उनके साथ सहकारिता का बड़प्पन हमें दिखाना होगा। आप सभी सीटों पर खुद कब्जा करके ना बैठें। अपने स्वार्थ के लिए ही सही, आपको इन 15 जगहों के लिए अन्य को भागीदार बनाना होगा। क्या आप इस अनुशासन का पालन करने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं
तो ही मैं राजनीति में आऊँगा। बाबा साहब ने यहाँ अनुशासन का डंडा यहाँ चला दिया है और पूछा है आम जनमानस से कि अगर आप अनुशासित रहेंगे तो हम राजनीति के मैदान में जरूर कूदेंगे। आप अगर अनुशासन का पालन नहीं करेंगे तो मेरी राजनीति में कोई रुचि नहीं है, ये मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूं। और इस तरह से बाबा साहब ने अपना भाषण यहाँ समाप्त किया। क्रांतिकारी भाषण, राजनीतिक भाषण बाबा साहब का यहाँ समाप्त होता है। आज का पहला प्रश्न है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने विधिमंडल में कैसे प्रतिनिधि को चुनकर भेजने की बात कही है। दूसरा प्रश्न है, बाबा साहब ने मुंबई विधिमंडल के अनुभव क्या बताए और विधिमंडल में प्रतिनिधियों को भेजने के लिए क्या कार्य योजना रखी है। वर्तमान समय में बहुजन समाज उस योजना पर कार्य कर रहा है या नहीं, ये भी आपको बताना है। तो इस तरह के 2 प्रश्न हैं, 2 में से किसी एक प्रश्न का जवाब आसान शब्दों में देने की कोशिश कीजिएगा। हमें आपका आंसर का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अब आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम यही समाप्त करते हैं। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।